झारखंड का रण किसमें कितना दम। आज झारखंड के लिए बड़ा दिन है। लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक 29% मतदान हुआ है। आदिवासी रिजर्व सीटों पर वोटिंग सबसे ज्यादा हुई है। वहीं रांची और जमशेदपुर यानी जो बड़े शहर है वहां वोटिंग की रफ्तार धीमी है। आज कई प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस दौरान कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, सरयू रॉय, बन्ना गुप्ता समेत कई और ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत 4 पूर्व सीएम ऐसे हैं जिनके बेटे, पत्नी या बहू चुनावी रण में हैं। यानी पहले चरण में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर राज्य के बड़े नेताओं में से किसी की बहू तो किसी के बेटे और पत्नी पर उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी है। तो तस्वीरें आपको झारखंड से दिखा रहे हैं, किस तरह से सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है। तो झारखंड में ये लोकतंत्र का महापर्व अगर बात करें, क्योंकि 2 चरणों में झारखंड चुनाव संपन्न होना है। आज पहले चरण के तहत 43 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 29% मतदान हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आदिवासी जो सीटें हैं, आदिवासी रिजर्व सीटें, उन पर हुआ है। वहीं बड़े शहर जैसे रांची और जमशेदपुर की अगर बात करें तो वहां वोटिंग की रफ्तार सबसे धीमी है। कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस दौरान कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, सरयू रॉय, बन्ना गुप्ता समेत कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत 4 पूर्व सीएम ऐसे हैं जिनके बेटे, पत्नी और बहू चुनावी रण में हैं। यानी पहले चरण में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर राज्य के बड़े नेताओं की साख दांव पर है और कई सारे ऐसी सीटें हैं जहां राजनीतिक विरासत कुछ लोग संभालने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। इनमें पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे चंपाई सोरेन की साख दांव पर है, क्योंकि वो सरायकेला से चुनावी रण में है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका सीट से चुनावी मैदान में है। उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू भी जमशेदपुर चुनावी रण से ताल ठोक रही है। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर पूर्वी से चुनावी मैदान में है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खुद सरायकेला सीट से राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उतरे हुए हैं। इसके साथ ही घाटशिला से उनके बेटे बाबूलाल सोरेन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बाबूलाल सोरेन पर भी पिता चंपाई सोरेन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मनोहरपुर सीट से राज्य के पूर्व मंत्री रही वर्तमान में सांसद जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी चुनावी रण में है। वहीं हेमंत सोरेन कैबिनेट के 6 मंत्रियों की राजनीतिक साख पहले चरण में दांव पर लगी हुई है। यानी अगर बात करें हेमंत सोरेन कैबिनेट के 6 मंत्री, वो इस वक्त चुनावी रण में है। यानी उनकी भी आज किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसमें घाटशिला से मंत्री और सह प्रत्याशी रामदास सोरेन, मंत्री और प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उराव और दीपक बेरुआ चुनावी रण में उतरे हुए हैं। तो झारखंड में रण सजकर तैयार है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। आज लोकतंत्र का ये महापर्व और सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। अगर 11 बजे तक की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज 29% रहा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता कमाल खान जी हमारे साथ है, कांग्रेस से नेता एलन तिवारी जी हमारे साथ है और रांची से हमारे साथ अपडेट के साथ अजय कुमार पांडे संवाददाता हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय, आपसे शुरुआत करूंगी। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, वोटिंग परसेंटेज अगर बात करें तो देखिए वो जो आरक्षित सीटें हैं जो वो उसमें वोटिंग की प्रतिशत सबसे ज्यादा मानी गई है। जैसे आप कह सकते हैं राज्य के खूंटी जैसे सबसे पिछड़ा जिलों में से एक आता है, वहाँ जो 34% की जो वोटिंग की मतदान की गई है। वही कह सकते हैं कोडरमा जो है 31% से लातेहार
जो सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता है, तो वहाँ भी परसेंटेज बहुत अच्छी मानी जा रही है, यानी 3% है। लोहरदगा जो भी मान के चलिए वो भी वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र काफी सुदूर इलाका है, और वही उस जगहों में भी 33% वोट हुए हैं। पलामू की अगर बात करें तो सबसे राजनीति का अगर कहा जाता है कि राजनीति की राजधानी पलामू में जो है सबसे पुअर स्थिति, यानी वहाँ 33% की वोटिंग की गई है। रांची सबसे राजधानी रांची की बात करें तो 24%। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जो आरक्षित सीटें हैं, जो आदिवासी बहुलक क्षेत्र हैं, जो एसटी सीटें हैं, उन सीटों पे सबसे ज्यादा मतदान किए गए हैं। देखिए आज मतदान है, आज मतदान के समय में पीएम मोदी ने झारखंड के लोगों को, मतदाताओं को अपील की है कि आप अधिक से अधिक मतदान करें और अच्छी बिल्कुल, यानी और यही अपील जो है इंडिया वॉइस भी अपने दर्शकों से करता है कि अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान है तो जरूर घरों से बाहर निकलिए, पहले मतदान करिए और अपना जो फर्ज है वो अदा करिए। यानी अजय, अगर कुल मिलाकर समझा जाए तो अब की बार जो आरक्षित सीट है वहां जमकर वोटिंग हो रही है और वोटिंग में सबसे आगे वो क्षेत्र है। सीधा रुख कर लेते हैं, अब कमाल खान जी आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें, जो आरक्षित सीटें हैं वहां वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ये किसके लिए खतरे की घंटी? ऐसा है कि अभी 12-12:15 बज रहे हैं और लगभग 29-30% मतदान हो चुके हैं। शाम तक आप देखेंगे कि मतदान का रेशियो काफी बड़े पैमाने पर होगा। जिस तरह का प्रचार प्रसार किया गया है, जनता जागरूक है और कोई गर्मी का तपिश का मौसम नहीं है। ये आपका अच्छा मौसम है और इसमें आराम से लोग आपका नहाकर नाश्ता खाना खाकर लोग आएंगे, बड़े पैमाने पर मतदान करेंगे। और जहाँ तक है कि घंटी तो इंडिया गठबंधन के लिए घंटी बजेगी। हम लोग लोग जा रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले 23 नवंबर को, और हम लोग आ रहे हैं एनडीए गठबंधन वाले। चलिए, आपने ऐलान कर दिया मतलब एनडीए की सरकार बनने का। तिवारी जी, 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान आरक्षित सीटों पर हुआ था। उसी चीज की काट करते हुए अब की बार चाहे चंपाई सोरेन को अपने पाले में करना हो या फिर गीता कोड़ा को टिकट देना हो, सरयू रॉय को टिकट देना हो, कई सारी कोशिशें की गई ताकि आदिवासियों को साधा जा सके। किस तरह से कांग्रेस जेएमएम इसे देख रही है? क्योंकि बीजेपी का कहना है, जैसा उन्होंने अभी भी दावा किया दम भरा, कि अब तो हमारी सरकार आ रही है। रिया जी, नया आदिवासी नाम जो आप ले रही थी उसमें सीता सोरेन का नाम छोड़ दिए हैं, उनको भी जोड़िए। और दूसरी बात यह है कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सुदर्शन भगत इत्यादि कई आदिवासी चेहरे बीजेपी के पास हैं, लेकिन तो उन लोगों के द्वारा नाव पार नहीं किया जा सका, तो अबरी उतारा गया है शिवराज सिंह चौहान, हेमंता विश्व शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब, जितने लोग हैं वो सब आ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि पार्लियामेंट्री में एक प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, पार्लियामेंट का भी नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव। यही तो तिवारी जी हम भी कह रहे हैं ना, उनकी तरफ से देखा जाए पीएम मोदी हो, सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान या जो भी दिग्गज है, हेमंत बिस्वा शर्मा, सब नेताओं ने जमकर झारखंड में काम किया, रैलियां की, प्रचार प्रसार किया। और अगर विपक्ष की तरफ से बात करें, कांग्रेस की तरफ से बात करें, तो फील्ड खाली दिखा। एक तरह से चुनौती देने के लिए कोई नजर नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो हेमंत सोरेन ऐसा लग रहा है कि अकेले चुनावी मैदान में है और चुनौती दे रहे हैं। क्यों यार, राहुल गांधी जी आए, नहीं दिखा क्या आपको? और खड़गे जी आए सो नहीं, राहुल गांधी जी आए, खड़गे जी आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव अकेले हेमंत सोरेन के कंधों पर है। आप थोड़ा सा रुकिए। आपको याद होगा देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई चुनाव देखे हैं, कभी आपने नहीं देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इन लोगों ने एक एक राज्यों में
39 रैलियां और सभाएं नहीं की। ये पहली बार सभी रिकॉर्ड को तोड़ के भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं सभा, और उसके बाद हर जगह से पीट रहे हैं, कहीं उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका सवाल समझ गए मैं। खत्म हो गया, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, 303 से 240 पर आ गए, मांग रहे थे 400 पार। आप घबराइए नहीं, आज 13 तारीख है, सेकेंड चरण का चुनाव 20 को है और 23 को रिजल्ट आ जाएगा। कमाल खान जी, तिवारी जी यही आरोप लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी को डर है, भय है कि सत्ता में ना वापसी हो पाएगी, सत्ता से अब की बार भी दूर रह जाएंगे, यही वजह है कि जो जितने दिग्गज थे सबको जो है प्रचार प्रसार में लगा दिया? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। हर तरफ राज्यों में मुख्यमंत्री हमारे हैं, केंद्र में हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। तो चुनाव हो रहा है तो चुनाव को प्रचार प्रसार करने के लिए बुलाना कोई गलती है क्या? अब इनके पास नेता ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो सवाल रहा कि हर जगह तो जहाँ भी चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राज्यों में भी जीत रही है। अभी देखिए हरियाणा में हुआ, सबसे ज्यादा 50 सीट हम लोगों ने लाया हरियाणा में, तीसरी बार सरकार बनी हमारा। उड़ीसा में लोकसभा के समय चुनाव हुआ, 20 लोकसभा के सांसद वहां से जीत कर आए और 2/3 बहुमत से वहां सरकार हमारी प्रचंड बहुमत से बनी। तो कौन कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस के नसीब में शून्य शून्य शून्य। हमारी वो एनडीए गठबंधन का देश में लोकसभा में 292 सीट आए जीत कर, ये पूर्व निर्धारित गठबंधन की ओर से, और जबकि 272 सीट पर बहुमत थी। तो आप बताएं कहाँ, लेकिन हम आज कमाल जी, जिस तरह से झारखंड की बात करें, आज पहला चरण है, 33 सीटों पर जो है 43 सीट्स पर माफी चाहूंगी वोटिंग हो रही है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी कि जो आरक्षित सीटें हैं, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान 2019 में आरक्षित और जो आदिवासी के लिए आरक्षित सीटें थी उनमें हुआ। ऐसे में कोलान की जो है 14 की 14 सीटें बीजेपी हार गई थी। किस तरह से इन चुनौतियों से पार पाया जाएगा? क्योंकि देखा जाए जेएमएम कांग्रेस तो पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में है, तो बीजेपी किस तरह से कॉम्पीट करेगी? देखिए, ऐसा है कि भरम झूठ बोलकर इंडिया गठबंधन वालों ने हमारी सरकार को हराने का गिराने का काम किया 2019 में। 2024 के लोकसभा में 5 लोकसभा सीट पर तो सवाल रहा कि जहाँ जहाँ क्या झूठ बोले हैं, इस सारी चीजों को हम लोगों ने आपका कलेक्शन किया और उस भ्रम को, इनके झूठ को हमने दूर करने का काम किया है। और इसीलिए हम लोग पूरा आश्वस्त हैं, क्योंकि हमारी इनकी कैडर बेस पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है। तिवारी जी जवाब देना चाह रहे हैं। हमारी कमेटियां बनी है, हमारी कमेटियां बनी है, मंडल कमेटी बनी है, जिला कमेटी बनी है। ठीक है, खान जी सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए तिवारी जी। रिया जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी नहीं है। अगर कैडर बेस पार्टी होती तो कांग्रेस से तोड़ कर खरीद के बका के झांसे में लेकर आईडी और इनकम टैक्स का छापा मारकर पकड़ के जेल में बंद करके जेल का भय दिखाकर, और कमाल जी, जिस तरह से बीजेपी बार बार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, जेएमएम पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, आप देखिए ना कितने ऐसे प्रत्याशी हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने टिकट दिया है, वो या तो किसी पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, पत्नी है, बहू है, लिस्ट निकाल लीजिए आप। ये तो परिवार का मतलब ये होता है कि हम उनको प्रधानमंत्री नहीं बना दिए, हम उनको मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बना दिए, हम उनको मंत्री नहीं बना दिए। हम लोगों ने जीतने वाले उम्मीदवार को दिया है और चुन कर
उसमें परिवार के लोग आए हैं, हमारा उत्तर ले लीजिए, इसमें क्या गलत है? यहाँ तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद आपका इंदिरा गांधी जी के बाद आपका संजय गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद आपका नहीं। लेकिन कमाल खान जी, आप मानेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी की जो लिस्ट आई, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि आप लोगों ने भी अच्छे बड़े दिग्गज चेहरों को जो है चुनाव में मौका दिया। लेकिन खान जी, सवाल ये भी जो यहां पर तिवारी जी ने पूछा कि औरों की पार्टी को तोड़ मरोड़ के नेता लिए गए हैं, साथ ही उन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर चुनाव एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश। एक सेकंड कमाल जी, एक सेकंड रुक जाए, तिवारी जी को बात पूरी करने दीजिए, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान को छोड़कर कोई मुद्दा नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम में का डर दिखाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं ताकि हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो जाए। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, गाय, गंगा, इसके अतिरिक्त इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आप थोड़ा धैर्य रखिए, इनकी गिरावट शुरू हो गई। अभी ये 400 मांग रहे थे, 303 से 240 पर आए हैं। अभी विधानसभा का चुनाव है, आप इंतजार कीजिए। इसमें ये यहाँ और महाराष्ट्र दोनों जगह पिटेंगे, दोनों जगह मार खाएंगे। उसके बाद इनकी उल्टी गिनती लगातार शुरू हो गई है, ये गिरते जाएंगे और परिणाम। चलिए ठीक है, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अजय भी लगातार बने हुए हैं। अजय, अगर मुद्दों की शोर की बात करें, क्योंकि आज चुनाव का पहला चरण, और किस मुद्दे का कितना ज्यादा शोर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया था, तो किस मुद्दे में कितना दम यहां पर अजय जनता के बीच लग रहा है? देखिए, अगर मुद्दे की बात करें झारखंड में, तो एनडीए ने साफ तरीके से बांग्लादेशी रोजगार को लेकर के और मुरोटी बेटी माटी की बात को चुनाव के मैदानों में उतारा है। तो दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपने रोजगार को लेकर के, झारखंड के विकास को लेकर के, यानी इस प्रकार से कि केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा राज्य सरकार को ये तमाम आरोपों से घेरे हुए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुख्यमंत्री का जेल भेजने तक के तमाम आरोप जो चुनाव के मैदानों के सियासत शोर में गूंजे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, इस बार अपनी हर पार्टियां ने अपनी मैनिफेस्टो जारी किया। हालांकि देखिए, चुनाव जो है सीधी इंडिया गठबंधन कह सकते हैं एनडीए के साथ का बीच का है, लेकिन सभी पार्टियां ने धीरे धीरे अपनी मैनिफेस्टो, अपने उम्मीदवार, अपने वादों को, सौगात को लेकर के चुनाव के मैदान में खड़े हैं। अब देखिए, जनता निश्चित रूप से जनता इस बार जो है बदलाव के रूप को देख रही है। इस प्रकार से वोटिंग आप देख सकते हैं। देखिए, आकलन अभी कर रहा है, ये नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ये सबसे बड़े आपको इस बात की जाहिर कर सकते हैं कि वोटर जो है उन ग्रामीण क्षेत्रों, सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो पहाड़ों से, जंगलों से निकल कर बूथ पहुंच रहे हैं और अपने मतदान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बदलाव की बजाय, यानी परिवर्तन के बदलाव के बयार है। और आने वाला मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार को जिस प्रकार से अपने उन्होंने आकलन देखा होगा, उन लोगों ने जिन्हें 2019 में वादे जो किया होगा, उन आकलनों को किया होगा, जो वर्तमान में जो वादे कर रहे हैं, और जो योजनाओं की सौगात को देखा होगा, उन तमाम चीजों को आकलन करते हुए मतदाता आज बाहर हैं और घरों से बाहर होकर के बूथ पहुंच करके मतदान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से झारखंड में एक नया इतिहास गढ़ने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि एक नया बढ़िया चला। कमाल जी, जिस तरह से मुद्दों की बात करें, बीजेपी ने बार बार रोटी बेटी माटी का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी आए, गृह मंत्री आए, सीएम योगी आदित्यनाथ आए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया। क्या लगता है, जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, क्या जनता तक पहुंचने में कामयाब रह पाएगी बीजेपी इन मुद्दों के जरिए? देखिए, ऐसा है कि 2019 में अपने घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा था कि 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, झारखंड के लोगों को 2019 के चुनाव में। स्कॉलरशिप देंगे जो BA में पास है, ये और फ्री देंगे, फ्री आपका सब कुछ देंगे,
लेकिन कुछ नहीं दिए, न नौकरी दिए, न बेरोजगारी भत्ता दिए। तिवारी जी, झूठ बोल गए। तिवारी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे जो वादा किया था 2019 में कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हाँ ठीक बात। ये कोई इनका ये अपना वादा पूरा कर लिए, ये अपना वादा पूरा कर लिए। ये 15 लाख रुपया सबके हर एक वोटरों के पॉकेट में डाल दिया। ये 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, सबको दे दिया। ये इतना वादा पूरा किया। अधूरा मंदिर का उद्घाटन करा दिया इन्होंने। धर्माचार्य विरोध करते रहे क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव था, इसलिए नहीं, वो पार्लियामेंट चुनाव हो गए तिवारी जी, मैं आपको याद दिला देती हूँ। पार्लियामेंट चुनाव हो गए, बीजेपी की सरकार भी बन गई, भले ही सहारे के जरिए, लेकिन सरकार बन गई है, सत्ता में वापसी हो गई है मोदी 3.0। अब आप झारखंड की बात कर लीजिए। वो आरोप लगा रहे हैं तिवारी जी कि जो वादे किए गए थे 2019 में वो पूरे नहीं हुए। उस पर जवाब सवाल हम ये बताएं, हमको ये बताएं कि 303 सीट थी, 400 सीट मांग रहे थे, सरकार बन गई। एक जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के हैं उनको मंत्री बनाया गया। उल्टा खम्भाई 25 को गाड़े हैं, तब सरकार बनी है। ये ऊपर चढ़े कि नीचे गिरे, ये बता दीजिए। आप बताइए, ये इनसे बतवा दीजिए। बताइए कमाल खान जी। कांग्रेस सुन लीजिए, कांग्रेस से तमाम नेताओं को तोड़कर अभी कमाल खान जी बोल रहे थे इनके पास बहुत नेता है। नहीं, मैं बता रही थी कमाल खान जी, वो जो कुल मिलाकर बोलना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि 2019 में जब मोदी लहर थी तब झारखंड हार गए आप लोग, तो अब की बार जब मोदी 3.0 की वापसी जरूर हुई लेकिन सहारे के जरिए, तो अब कैसे जीत जाएंगे, वो ये बोल रहे हैं। कुल मिलाकर ये उनकी बात थी। 292 एनडीए, जीतन राम मांझी जी एनडीए में शामिल हैं। एनडीए में तब उनको जीते हैं एमपी और उनको मंत्री बनाया गया है। अब आपका कहा जाए तो झारखंड में तो कांग्रेस पार्टी का 16 गो विधायक है, 17 गो। आपका 27-28 में जेएमएम का विधायक है। तो कैसे हो जाए, कैसे सरकार बना लिए? अरे हमारा ये एनडीए गठबंधन। चलिए ठीक है, आप कमाल खान जी कितनी सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? कमाल खान जी कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है? एनडीए बोल लीजिए, कितनी सीटें? देखिए, पहले आपका तो एक और उत्तर दे देता हूं तो फिर एनडीए पर आता। छोटा सा जल्दी से जवाब सर, कितनी सीटें? ऐसा है कि सबसे पहले तो देखिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, समय का अभाव है कमाल खान जी, जल्दी से तिवारी जी कितनी सीटें? देखिए, बहुमत से हमारी सरकार। चलिए, आप कह रहे सरकार बनेगी, चलिए ठीक है, वो वक्त बताएगा क्योंकि 23 को नतीजे हैं। तिवारी जी, कमाल खान जी, अजय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड का रण सच कर तैयार है। आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। हालांकि जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है उसके लिए जो है यहां पर इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।